Good morning students. Hi, I am Iqbal Arfin on your YouTube channel ISG English Classes and FC Center. Dear students, in previous classes we have studied about narration, special rules of assertive sentence, special rules of interrogative sentence, and today our topic is special rules of imperative sentence. तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस से यह पढ़ते आ चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेशन में कैसे बदलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेशन में कैसे बदलेंगे, और आज हम लोग जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेशन में किस तरह से बदला जाए। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेशन में बदलने के लिए इम्परेटिव सेंटेंसेस के जो नियम हैं उनको बताने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस है क्या, किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, as I am writing here about imperative sentence, an imperative sentence that expresses an order, command, request, advice, warning, etc. मतलब ये होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस है जिससे ऑर्डर मीन्स आदेश, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, वार्निंग का बोध होता है। यानी ऐसे वाक्य जिससे आदेश देने का बोध हो, सुझाव देने का बोध हो, या किसी से आग्रह करने का बोध हो, या फिर किसी को चेतावनी देने का बोध हो, तो ऐसे वाक्य जिससे इस तरह के भाव स्पष्ट होते हैं, हम ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका डिफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है, और इसका दूसरा डिफिनेशन इन शॉर्ट आप ये भी याद कर सकते हैं, अ सेंटेंस दैट शोज एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग, etc. ऐसे वाक्य जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग का बोध होता है, हम उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने जान लिया कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अब हम लोग जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ कि सेंटेंस का पहचान क्या होगा और कैसे जानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, उसी तरीके से आज हम लोग जान रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है और किसे इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस, इट बिगिंस जनरली विथ वर्ब एंड द सब्जेक्ट यू इज हिडन एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। कहने का अर्थ यह होता है कि ऐसे वाक्य जो जनरली ज़्यादातर देखा जाए तो वैसे वाक्य जो वर्ब से शुरू होते हैं। आप इससे पहले जो भी सेंटेंस जान चुके हैं असर्टिव और इंट्रोगेटिव, उसमें आपने उसकी शुरुआत शब्द जो है वो आपने देखा कि किस तरह से वो शुरुआत होता है। और यहाँ जो इम्परेटिव सेंटेंस है, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है और ये डायरेक्ट वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है। तो वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है और सब्जेक्ट यू जो है इसमें छुपा होता है। यू सब्जेक्ट क्यों है, इसमें कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग जान लें। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस जो हम लोग यूज़ करते हैं, बोलते हैं, ये आमतौर पे हम अपने से सामने वाले मीन्स लिसनर जो सुन रहे हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदी में आपको बता दूं, जैसे कहा जाए बैठ जाओ, तो बैठ जाओ ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अब ये आप किसको कह रहे हैं, आप खुद अपने बारे में तो नहीं कह रहे, आप जाहिर सी बात है कि ये बात जो है बैठ जाओ आप अपने सामने वाले को कह रहे हैं। तो जब सामने वाले को कह रहे हैं तो सामने वाला आपका कौन सा पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन है यू जो कि छुपा हुआ है। आप उसे तुम बैठ जाओ ना कहकर इन शॉर्ट आप ये कहते हैं बैठ जाओ, है ना। कभी कभी वाक्य में तुम बैठ जाओ भी ऐसा कहते हैं। वैसा ये वाक्य तब प्रयोग करते हैं जब आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग हैं और आप पार्टिकुलरली किसी एक को बैठा रहे हैं, तब आप ये यूज़ करते हैं यू सिट डाउन। बट किसी अगर सबको कह रहे हैं तो डायरेक्टली यही कहेंगे सिट डाउन। तो यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्ट आपका छुपा होता है, डायरेक्ट वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है और एंड्स विथ फुल स्टॉप, और इसके वाक्य के अंत में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहता है ये आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग होता है, उस इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे और इसके लिए कौन कौन से नियम होंगे। तो मैंने अगला
टॉपिक, अगला पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है स्पेशल रूल्स ऑफ इम्परेटिव्स। इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेशन में बदलने के लिए स्पेशल रूल्स का प्रयोग। रूल्स, पॉइंट फर्स्ट, वी यूज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, वार्न, आस्क, टेल, इटीसी। स्टूडेंट्स, जब आपके डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो आप वर्ब के रूप में, जैसा कि बता दें आपको, वर्ब के रूप में ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे, या एडवाइस, कमांड, वार्न, आस्क, टेल, ये इतने सारे वर्ब का मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। वो इसलिए कि इस तरह का वर्ब का प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब से, यानी से जो रिपोर्टिंग वर्ब आता है उसकी जगह पे इस तरह के वर्ब का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस मतलब जो वाक्य में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वाक्य होंगे, जो सेंटेंस होंगे, उसका जो मीनिंग होगा। जैसे बहुत इम्परेटिव सेंटेंस में तो बहुत तरह के मीनिंग आते हैं, ऑर्डर होते हैं, किसी से रिक्वेस्ट होता है, किसी से एडवाइस होता है। तो इस तरह के सेंटेंस जो भी मीनिंग उसका आता है, उस मीनिंग के अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब को से, यानी रिपोर्टिंग वर्ब से जो है उसको मीनिंग के अनुसार बदल कर इस तरह के वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे। अब आइए सेकंड पॉइंट, वी यूज टू इंस्टेड ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा और आप केयर करें और ध्यान दें कि मैं यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब बदलते हैं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे असर्टिव सेंटेंस के लिए डैट यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इफ़ और वेदर का प्रयोग करते हैं। WH वर्ड से शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो WH वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस जो है, इंपरेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होता है वो आप देखते हैं जनरली वर्ब से शुरू होता है। यहाँ पे आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या प्रयोग करना है, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे आपको यहाँ पे TO2 का प्रयोग करना है। ओके, और इंस्टेड ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, टू का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब आपका सेंटेंस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस के भी दो फॉर्म होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अगर आपके इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे टू का प्रयोग करते हैं। और अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो, डोंट लगा हुआ हो, नेवर लगकर सेंटेंस शुरू हो, तो आप उसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो टू के जगह पे नॉट टू का प्रयोग करेंगे। ओके, ये आपका सेकंड पॉइंट था। अब आइए थर्ड पॉइंट की ओर। वी डू नॉट यूज प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, डोंट, नेवर, etc इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो कहने का अर्थ यहाँ ये होता है कि आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, नेवर, डोंट इस तरह का वर्ड लगा हो तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने, जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो आप इस तरह के वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्लीज़, काइंडली, ऑर्डर, सॉरी, प्लीज़, काइंडली, ऑलवेज, नेवर, डोंट इस तरह का वर्ड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करना है। क्लियर? अब आइए फोर्थ पॉइंट की ओर। जैसा कि मैं इससे पहले बता चुका कि इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे उसी के लिए एक खास नियम दिया गया है, वी यूज़ फॉरबिड फॉर नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है, जैसे सिट डाउन ना होकर डोंट सिट डाउन दिया हुआ है, तो डोंट सिट डाउन ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। गो देयर ना देकर दिया हुआ है डोंट गो देयर, तो डोंट गो देयर आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जब डोंट गो देयर रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब से की जगह पर फॉरबिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस अकॉर्डिंग टू मीनिंग यूज़ करना है, लेकिन आप नेगेटिव सेंटेंस के लिए ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग इसका प्रयोग ना कर डायरेक्ट फॉरबिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉरबिड मीन्स होता है, फॉरबिड का मीनिंग होता है मना करना। तो निगेटिव है तो मना करना मीनिंग पॉसिबल है, तो यहाँ पे फॉरबिड का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए। एंड यूज टू इंस्टेड ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। और अगर आप फॉरबिड लगा देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब से की जगह पर, तो फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करना है, टू का प्रयोग करना है। ये है आपके स्पेशल रूल्स
है ना। अब आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। ना स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर। अभी मैंने आपको जो बताया स्पेशल रूल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है समीर सेड टू मी, समीर ने मुझसे कहा हेल्प मी प्लीज़। तो अब आप यहाँ पे देख लेंगे कि ये जो समीर सेड टू मी हेल्प मी प्लीज़, ये जो एग्जाम्पल दिया गया फर्स्ट एग्जाम्पल, इसका समीर सेड टू मी ये जो सेंटेंस है ये आपका रिपोर्टिव वर्ब है। हेल्प मी प्लीज़ ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वह सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ ये वर्ब से शुरू हो रहा है और इसमें प्लीज़ का भी प्रयोग किया गया है। अब आइए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो इंपरेटिव सेंटेंस है उस सेंटेंस को मीनिंग पर हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे कि ये हेल्प मी प्लीज़, इससे मीनिंग क्या आ रहा है। ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, वार्निंग है, क्या है। तो हेल्प मी प्लीज़, प्लीज़ या काइंडली वर्ड जब किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उस सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध होता है, रिक्वेस्ट देने का प्रयोग होता है, बोध होता है। तो आइए हेल्प मी प्लीज़ यह सेंटेंस रिक्वेस्ट है, यानी इससे रिक्वेस्ट करने का बोध हो रहा है। तो अब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, समीर रिक्वेस्टेड, यानी सेड टू के जगह पे इस सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार हमने रिक्वेस्ट का प्रयोग किया। और आपको यहाँ पे सेड चूँकि वर्ब टू है तो रिक्वेस्ट का वर्ब टू फॉर्म रिक्वेस्टेड होता है, यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगा दिया गया। फिर उसके बाद मी जैसे है वैसे रह गया। अब आइए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको टू का प्रयोग करना है ना, जैसा कि मैंने बताया क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, हेल्प मी ये जो सेंटेंस है इसका उपयोग करेंगे। तो हेल्प मी में हेल्प यहाँ आ गया और मी जो है वो आप एक बार फिर गौर कीजिए, मी जो है वो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट समीर है, समीर के लिए कौन सा पर्सन यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसका मी का ऑब्जेक्टिव केस यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मी की जगह पर हिम का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्लीज़ वर्ड का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। मैंने रूल में भी बताया था, नियम में भी बताया था कि प्लीज़, काइंडली, ऑलवेज, नेवर, डोंट इस तरह का वर्ड आपको इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं करना है। चलिए सेकंड एग्जाम्पल की ओर आते हैं। आदिल सेड टू मुकेश, आदिल ने मुकेश से कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें आप देख रहे हैं कि आदिल सेड टू मुकेश ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस से क्या मीनिंग हो रहा है, तो ऑर्डर देने का मीनिंग हो रहा है। यानी आप किसी को कह रहे हैं कि मुझे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ये बहुत कॉमन वर्ड है, ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ होता है। तो आप अगर किसी को ये कह रहे होते हैं कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ तो ये ऑर्डर है। या फिर आप इस तरह का वर्ड, इस तरह का शब्द, इस तरह का वाक्य जो है वो आप ऑर्डर में ना कहकर किसी को सिंपली, जैसे अगर कोई व्यक्ति, वैसे व्यक्ति जिससे आप ये बात कह रहे हैं वो व्यक्ति अगर आपकी उम्र का है, हम उम्र है, अगर आप उससे कह रहे हैं तो आप उसे ऑर्डर नहीं कहेंगे, आप उससे बातें कहेंगे, यूँ कहेंगे। तो आप वहाँ पे ऑर्डर ना करके कोई दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए आप आदिल, यहाँ आदिल सेड टू मुकेश, इसको चेंज कर दिया गया, आदिल ऑर्डर्ड मुकेश। ऑर्डर्ड के बाद मैंने ऑब्लिक देकर आस्क्ड भी लिखा है। आस्क्ड इसलिए लिखा है कि अगर आदिल और मुकेश इन दोनों में सीनियरिटी और जूनियरिटी का अंतर होता है, यानी आदिल सीनियर है और मुकेश जूनियर है तो ये ऑर्डर करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर दोनों सेम एज के हैं तो ऑर्डर नहीं होता, वो एक फॉर्मेलिटी बात होती है कि हाँ मेरे लिए गिलास पानी लाया जाए। तो आप वहाँ पे ऑर्डर वर्ड का प्रयोग करना सूटेबल नहीं होगा, वहाँ पे आप आस्क्ड का प्रयोग करना सही होगा, है ना। तो आदिल आस्क्ड मुकेश या फिर आदिल ऑर्डर्ड मुकेश। तो ये ऑर्डर और आस्क में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर सीनियर और जूनियर के बीच की बातें हो रही है तो ऑर्डर लगाएंगे, और दोनों अगर सेम एज के हैं तो आप आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, आदिल ऑर्डर्ड मुकेश या आदिल आस्क्ड मुकेश। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आप देख रहे हैं मैंने फिर टू का प्रयोग किया है। आपको इंपरेटिव सेंटेंस के लिए टू का ही प्रयोग करना है। फिर उसके बाद आते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये वर्ड, ये सेंटेंस ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सेम टू सेम वैसा ही रहेगा।
फॉर मी, फॉर भी वैसे ही है, और मी के जगह पर फिर आइए यहाँ पे मी जो है वो आपका पर्सन है। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो फिर ये चेंज हो रहा है किसके अनुसार? आदिल के अनुसार। यानी मी जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मी फर्स्ट पर्सन, ये चेंज हो रहा है आदिल सब्जेक्ट के अनुसार। तो आदिल के लिए कौन सा पर्सन यूज़ करेंगे? ही यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, इसलिए यहाँ पे हिम का प्रयोग किया गया। तो इज दैट क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल की ओर आते हैं। रितिका सेड टू मुस्कान, रितिका ने मुस्कान से कहा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब आप देखिए इस सेंटेंस में रितिका सेड टू मुस्कान, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ये रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? तो ये एडवाइस एक्सप्रेस कर रहा है, यानी ये सुझाव देने का बोध कर रहा है कि हमेशा सच बोलो, हमेशा सत्य कहा करो। तो इस तरह का वाक्य जो है वो आपका इम्परेटिव शो करता है, और इम्परेटिव सेंटेंस में यहाँ पे ये एडवाइस का मीनिंग हो रहा है। इसलिए जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो रितिका सेड टू के जगह पर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के जगह पे यहाँ पे एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उससे सुझाव देने का बोध हो रहा है। तो यहाँ एडवाइज्ड प्रयोग करना है। तो रितिका एडवाइज्ड मुस्कान, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे यहाँ टू का प्रयोग, फिर उसी तरीके से। और अब आप देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें ऑलवेज का प्रयोग किया गया। मैंने पहले ही बताया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पर आप फोकस कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ऑलवेज, डोंट, नेवर ये यूज़ नहीं करना। ऑलवेज का प्रयोग किया गया, ऑलवेज का प्रयोग यहाँ नहीं करना है, डायरेक्ट वर्ब को ले आना है और स्पीक द ट्रूथ डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड एग्जाम्पल क्लियर। अब आइए फोर्थ एग्जाम्पल की ओर। रवि सेड टू राजेश, रवि राजेश से कहा डोंट टीज मी। अब ये जो सेंटेंस है, मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है, नेगेटिव सेंटेंस है। आइए, रवि सेड टू राजेश, ये रिपोर्टिंग वर्ब, एंड डोंट टीज मी ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो डोंट टीज मी, चूंकि इसमें डोंट लगा है, तो जब डोंट लग गया तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया, और ये सेंटेंस नेगेटिव शो कर रहा है। नेगेटिव शो करने के साथ साथ ये, अब आपको ये भी ध्यान देना है कि ये ऑर्डर, एडवाइस, वार्न या रिक्वेस्ट क्या है, इस पर भी हमें फोकस करना है। रवि सेड टू राजेश, अगर रवि राजेश से कह रहा है और दोनों सेम एज के हैं, जाहिर सी बात है बड़ा छोटा को कहता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर बड़ा छोटा को कहता है तो वो एक ऑर्डर होता है, छोटा अगर बड़ा से कर रहा है तो वो एक क्या होता है, रिक्वेस्ट हो जाता है ना। क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, ये हमारे क्या होते हैं मैनर्स में आता है कि हम, छोटा व्यक्ति जब बड़ा को कह रहा होता है तो रिक्वेस्ट ही करेगा, वो ऑर्डर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे चूँकि मैंने एग्जाम्पल जो है दोनों रवि और राजेश दोनों सेम एज के लिया है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आस्क्ड का प्रयोग किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आस्क्ड रवि सेड टू राजेश, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो रवि आस्क्ड राजेश। और डोंट टीज मी ये जो सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने बताया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आपको नॉट टू का प्रयोग करना है, और उसके बाद डोंट का यूज़ नहीं करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट वर्ब को उठा कर ले आना है। टीज यहाँ चला आया, उसके बाद फिर मी, जी हाँ, मी पर्सन फर्स्ट, तो फिर यहाँ चेंज हो गया हिम में। तो इस तरीके से फोर्थ एग्जाम्पल भी आपका क्लियर हो रहा है। अब आइए, मैंने आपको बताया था कि जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो हम उसे दो तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि एक तरीका मैंने बता दिया, इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, उसकी जगह पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप रवि फॉरबिड, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरबिड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, तो फॉरबिड का वर्ब टू होता है फॉरबिड, चूँकि पास्ट में, इसलिए यहाँ पे रवि फॉरबिड लिखा गया है। ठीक है, मैं इसे ब्लू इंक से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ सके। चलिए, रवि फॉरबिड राजेश, उसके बाद क्या है, कॉमा इन्वर्टेड का जहाँ पे जब फॉरबिड का प्रयोग करेंगे तो नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वर्ब जैसे है, सेंटेंस बाकी का जो है टीज हिम, वैसे ही के वैसे यूज़ करेंगे। तो ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल भी क्लियर। अब आइए लास्ट फिफ्थ एग्जाम्पल की ओर। अंजलि सेड टू तनु, अंजलि ने तनु से कहा, ठीक है, इसको टॉम मत पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा ऐसे है। तो अंजलि सेड टू तनु नेवर प्ले विथ फायर। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, अंजलि सेड टू तनु, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब
नेवर प्ले विथ फायर, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। और नेवर प्ले विथ फायर इस सेंटेंस से क्या बोध हो रहा है? वार्निंग का बोध हो रहा है। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं लग जाने का मतलब होता है कि आप किसी को चेतावनी कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, तो इससे वार्निंग का बोध हो रहा है। अब आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? अंजलि, सेड टू की जगह पे वार्न का प्रयोग करना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह पे नॉट टू का यूज़ करना है। क्लियर? और उसके बाद फिर नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में प्ले विथ फायर सेम टू सेम वैसे लिख देंगे। इसका दूसरा एक और तरीका ये जो कि मैंने बताया आपको इससे पहले भी कि आप फॉरबिड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी वार्न की जगह पे फॉरबिड का प्रयोग कर सकते हैं। तो फॉरबिड का वर्ब टू फॉरबिड होता है, तो अंजलि फॉरबिड तनु, और फिर जब फॉरबिड लगाएंगे तो नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू लगाएंगे, टू प्ले विथ फायर। तो ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल। अब हम लोग इस ऑफ इम्फेटिक मतलब इम्परेटिव सेंटेंसेस में इम्फेटिक सेंटेंस का प्रयोग और इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग करके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आपने पढ़ा स्पेशल रूल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, और हम इसके बाद आगे लेकर चलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के ही दो और अलग इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बारे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और फिर आगे जानने के लिए आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।